सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। जहां बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक SC ST और OBC आरक्षण को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। नरेंद्र मोदी से बड़ा SC ST और OBC आरक्षण का कोई भी समर्थक नहीं है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। भाजपा का कहना है कि NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है कि 4 जून को भाजपा की विदाई तय हो, लेकिन अगर बहुमत के आंकड़े तक बीजेपी नहीं पहुंच पाती है तो क्या भाजपा के पास इसका कोई प्लान बी है? इसके जवाब में एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि प्लान बी तभी बनाया जाता है जब प्लान ए के सफल होने की संभावना 60% से भी कम हो। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी भारी बहुमत से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अमित शाह से पूछा गया कि अगर भाजपा 4 जून को 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकती तो क्या होगा। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी कोई भी संभावना नहीं दिखती है। 60 करोड़ लाभार्थियों की एक मजबूत सेना PM मोदी के साथ खड़ी है। उनकी कोई जाति या उम्र वर्ग नहीं है। जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है वो जानते हैं कि PM नरेंद्र मोदी क्या हैं और क्यों 400 उन्हें देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की जो गर्मी है अब अपने चरम पर है। एक और जहां प्रधानमंत्री विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, वहीं विपक्ष PM मोदी के रिटायरमेंट की बात कर रहा है। भाजपा के मिशन 400 को पूरा करने में जुटे PM मोदी ने 4 जून की भविष्यवाणी की है और कहा है कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन खटाखट टूटकर बिखर जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव गर्मी की छुट्टियों पर चले जाएंगे, वो भी खटाखट विदेश चले जाएंगे। वहीं शिवसेना यानी कि UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी इसका दावा किया कि 4 जून के बाद PM मोदी पद से रिटायर हो जाएंगे। सारे के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार, खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट। सारे के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा। तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने सारे वादों को पूरा करने के लिए यूं ही खटाखट वर्ड का इस्तेमाल किया, तो वहीं PM मोदी ने भी उनके ही अंदाज में उन्हें जवाब दिया है और ये पूरा दावा है कि 400 पार तो होने ही होने हैं और विपक्ष की हार पक्की है। 4 जून के बाद दोनों शहजादे गर्मियों की छुट्टियों पर विदेश चले जाएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर के आज खास बातचीत करने के लिए हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस से पवन और आपसे हरिनारायण चौहान जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विवेक जी आपसे, क्या है ये खटाखट का थ्योरी? विवेक जी। विवेक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? विवेक जी, मैं अपना सवाल रिपीट करना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंस है, 400 का पार जो नारा है वो कॉन्फिडेंस है PM मोदी की तरफ से, NDA की तरफ से, और अब पूरी तरीके से इन दोनों शहजादों की टाटा बाय बाय करने की तैयारी की जा रही है। विवेक जी विवेक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी
जवाब दीजिए। ठीक है, हम हरि नारायण जी से पूछ लेते हैं। हरि नारायण जी, आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप अपनी इस पे प्रतिक्रिया दीजिए। हेलो जी पवन जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शायद हमारे दोनों पैनलिस्ट हमसे बातचीत करने में सक्षम नहीं है इस वक्त, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से 400 पार का नारा लगाया जा रहा, बड़े कॉन्फिडेंटली ये चीज बोली जा रही है कि दोनों शहजादों का अब तो टाटा बाय बाय हो जाएगा? मेरा मानना है, इस चुनाव में आपने भी देखा होगा, जी पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जनता के बीच में, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी मंगलसूत्र को ले आते हैं, जी कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी कहते हैं 15% आबादी को सब दे देंगे, कभी अल्पसंख्यक, मतलब कुल मिला के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं भी आपने देखा होगा यही नहीं कहा कि हमने हाईवे बनाए, यही नहीं कहा हमने कोई शिक्षण संस्थाएं बनाई, यही नहीं कहा हमने किसानों का उसके साथ कुछ करा। पता नहीं, मतलब फालतू बातें जो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती वो लगातार करते जा रहे हैं और लगातार अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं। मतलब मैंने पहली बार ये चित्र देखा है, ये बोलना सीखा है, मतलब पीएम से क्या बोल क्या रहे हैं, मतलब कैसे बोल रहे हैं। और इंटरव्यू दे रहे हैं तो उन गोदी मीडिया के पत्रकारों को 4-5 को पास में बिठा देते हैं शाम को। पर और पीएम उनको मोदी के समझा- शब्द भी तो कहां से आए, ये भी तो देखिए ना। वो तो उनके ही लैंग्वेज उन्होंने उनको जवाब दिया था। राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कहा है कि भाई बीजेपी ने 16 लाख करोड़ लोगों, 22 लोगों का कर्जा माफ किया उद्योगपतियों का, तो हम तो मजदूरों को देंगे ये, भाई हम मनरेगा चलाएंगे, महिलाओं को देंगे, किसानों को देंगे। तो उन्होंने गलत कहा। और जब वो सरकार बनेगी तो खटाखट उनके अकाउंट में पैसा आएगा, ये तो हर कांग्रेसी कह रहा है, खटाखट आएगा। लेकिन पीएम जो मुद्दे हैं, पीएम ने जो काम किए हैं 10 साल में, लेकिन मेरे को लगता है पीएम ने सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाई है, किसानों पे अत्याचार किया है, महिलाओं पे अत्याचार किया है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे। लगातार लोगों का ध्यान भटका रहे, देश के नौजवानों का ध्यान भटका रहे, किसानों को ध्यान भटका रहे। ये उनकी पॉलिसी है, मतलब कुछ भी बोल के लोगों का ध्यान भटकाना। आपने देखा एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने हिंदू मुस्लिम जिस दिन मैं करूंगा उस दिन मैं बिल्कुल अपने आप को अलग मानूंगा, मैं राजनीति के बाहर हो जाऊंगा। लेकिन उसके ही अगले दिन लोग महाराष्ट्र जाते हैं, फिर वही 15% अल्पसंख्यक, हिंदू मुस्लिम, मतलब लगातार उनको जब लग रहा है कि हम सत्ता से दूर हो रहे हैं, हम हार रहे हैं, तो लगातार अपने भाषणों में कुछ भी जोड़ना, कुछ भी टिप्पणी करना, मतलब कोई विकास की बात नहीं, फालतू बातें। ठीक है पवन जी। विवेक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी विवेक जी, तो जिस तरीके से बार बार ये बोला जा रहा है, पहले तो ये खटाखट पे जो टिप्पणी की गई है, तो पवन जी का कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो मुद्दे हैं उनको नहीं सुना गया है और जो फालतू की चीजें उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वो खुद तो नहीं क्या बोल रहे उन्हें नहीं समझ में आ रहा, इसके साथ ही वो युवाओं को जो मुद्दे हैं उनसे भटका रहे हैं। विवेक जी। देखिए रत्ना जी, हम तो अपने 10 साल के काम की भी बात कर रहे हैं, विपक्ष के पाप की भी बात कर रहे हैं और भविष्य का एजेंडा भी दे रहे हैं कि तो समझने वाले में तो उसमें से कौन क्या उठा रहा है। हमने 10 साल के काम का वही खाता भी दिया, 41 करोड़ लोगों को अपने मुद्रा योजना में लोन दिया, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिया, रिकॉर्ड संख्या में प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास दिया, इज्जत घर दिया। आंकड़े बता रहे हैं कि इनके शासन में 55% लोग बाहर शौच करने जाते थे, आज वो आंकड़ा घट करके मात्र 15% हो गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये कोई सरकारी आंकड़े नहीं है। सरकारी आंकड़े थे कि हमने सबको दिया शौचालय, 7% गांवों तक बिजली हमने पहुंचाई। तो हमने हर मोर्चे पे काम किया। हमें जब देश मिला था तो देश के सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर राफेल तक का सफर तय किया है। तो हमने जिस भी मोर्चों पे काम किया हम सब बता रहे हैं, और हम ये भी बता रहे हैं कि हम किस तरह से देश को विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। हम पूरा एजेंडा, पूरा खाका, पूरा रोड मैप जनता जनार्दन समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये लोगों को समझने की बात, उसमें से किसको क्या समझ में आता है। कोई कहता है फटाफट गरीबी दूर कर देंगे, जो लोग 5 किलो राशन पे कोसते थे आज वो चौथे चरण के चुनाव के बाद 10 किलो राशन की बात करने लगे।
जो लोग कहते हैं कि हम भाजपा को हटाओ, एनडीए को हटाएंगे, उनकी खुद के अपने अपने डपली अपना राग है। किसी एक पार्टी का अपना घोषणा पत्र रही है, सबके अपने अपने घोषणा पत्र, कोई 1 करोड़ नौकरी दे रहा है, कोई 30 लाख दे रहा है। तो ये सब चीजें बता रही है कि विपक्ष कितना बिखरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की विजय रथ से कितना भयाक्रांत है। सारी चीजें जनता के सामने है। कोई तीसरे चरण के बाद अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल देता है, कोई अपने कार्यकर्ताओं को पीट रहा है, कोई चौथे चरण होते होते अपने राज्यसभा सांसद को अपने घर में बुला के पिटवा रहा है। ये कहां हो रहा है? विपक्षी खेलों में हो रहा है। ठीक है, बता रहा है ठीक है विवेक। कितना 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 विपक्ष विचलित है एनडीए के प्रचंड जीत से, भाजपा की प्रचंड जीत से। ठीक है, इसी पर हम हरिनारायण जी से भी जवाब लेना चाहेंगे कि इन्होंने सांसद को पीटने की बात कही, सभी वाकिफ है कि किनके बारे में बात की जा रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हरिनारायण जी? तो अच्छी बात नहीं है और सबसे बड़ी चीज है महिला है और उनके साथ अत्याचार होना भी इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ जी, लेकिन वो केजरीवाल मामला है अब उसके विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दावा ठोक रही है, हम लोग कल फील्ड में गए थे क्षेत्र में, सारी जनता समझिए कि पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करे जो नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवान समझिए कि गाली दे रहा है इस तरह से जी। और इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी तेल का दाम कम करेंगे, गैस का दाम कम करेंगे। महिलाएं नाराज हैं, चूल्हे पर खाना बना रही है, लकड़ी से बना रही हैं और ये ताल ठोक रहे जीतने का। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो इनके पैर पे जमीन खत्म चुकी होगी। इनको पता नहीं है जनता क्या करने जा रही है। टीवी चैनल पर प्रचार करके सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे, 400 पार कर लेंगे, ये सपना ही तरह हो जाएगा। हम लोग तो जमीन पर काम कर रहे हैं मैडम और देख रहे हैं कि सारे वादे, झूठ बोलने की एक मशीन है लोग, उनके जो झूठ बोलने के सरदार हैं वो मैंने एक इतिहास रच दिए हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। अब उस झूठ से जनता पहचान गई है कि भाई ये झूठे लोग हैं। अब झूठों के साथ हम रहना नहीं चाहिए। अब कांग्रेस को वोट देने जा रही है, पंजाब पर निशान लगा रही है, इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रही है। सारे समाज के लोग नाराज हैं इनसे। आप देख लीजिएगा, ये कह रहे हैं ना कि प्रचंड बहुमत जीत रहा है, कुछ भी नहीं इसके पास हो रहा है। और आज ये हालत हो गई है, ये घबरा करके मोदी जी, योगी जी उलू जुलू की बातें शुरू कर दिए हैं। इनके काम की बात पूछिए तो सुनाएंगे कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। इनसे काम पूछिए तो दूसरी इधर उधर भटकाने का काम, तो लटकाने भटकाने का काम इनका है और जनता समझ चुकी है और इनको जवाब देने जा रही है और बुरी तरह हारेंगे लोग। ठीक है, ठीक है हरिनारायण जी, ठीक है, ठीक है। इसी पर जी विवेक जी, आपको बार बार ये बोला जाता है कि जब भी इनसे मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाती है तो वो हमेशा हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर चीजें करते हैं और मुद्दों से भटका देते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि जिस तरीके से आपकी तरफ से वादे किए गए थे स्मार्ट सिटी बनाने का और गैस के दाम कम करने के लिए, तमाम तरीके के वादे किए गए, लेकिन वो जमीनी हकीकत पे नहीं दिख रहा है। ये करते हैं जमीनी हकीकत पे काम, लेकिन आपकी तरफ से वो वादे किए गए हैं लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। महिलाएं नाराज है, युवा नाराज है। जी विवेक जी बोलिए। विवेक जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी बोलिए। आवाज आ रही जी। ये बोल रहे थे मुझे, मुझको लगता है, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से है। आवाज आ रही? जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए। करिए। अपने आप को जमीनी पार्टी होने का दावा कर रहे थे। 1951 के बाद से रत्ना जी, इस बार कांग्रेस सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है और सन 84 के बाद से लगातार कांग्रेस अपनी सीटें खोती जा रही है। कोई चुनाव ऐसा नहीं है इसमें कांग्रेस ने सीटें कुछ गेन किया हो सन 84 के बाद से। तो एक तो ये जमीनी पार्टी होने का अपने आप को कभी वादा न करें, क्योंकि इनको ढूंढने में प्रत्याशी नहीं मिलते। तो जो मिलते भी वहीं चुनाव समय दूसरे दल का रास्ता पकड़ लेते हैं, कुछ चुनाव लड़ने से इनकार कर जाते हैं। अब रही बात स्मार्ट सिटी, गैस
हमने तो उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन टेंट लगा करके गाजे बाजे के साथ दिया। आपके समय में इसी गैस कनेक्शन के लिए सांसद जी के पीछे घूमना पड़ता था, उनसे कूपन लेने पे तब जाके कनेक्शन मिलता था। आप कहते हैं कि गैस कनेक्शन उन लोग भराते नहीं। आप जाके देख लो, आज जो औरतें गैस से खाना बना ली वो कोई चूल्हा नहीं जलाना चाहता, सब क्या गैस सिलेंडर भरे जा रहे हैं। रही बात, आप कहते हो कि काम नहीं बताते, मैंने इतने काम बताए अभी बैठ करके। मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के मैंने सिपाहियों के बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर के राफेल तक का जिक्र कर दिया। आपको काम समझ में आता नहीं, आपको सिर्फ मोदी को गाली देना है, भाजपा को गाली देना है। आप कहते हो हिंदू मुसलमान करते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात आप करते हो, हम उसका विरोध करते हैं, तो आप चाहते हो विरोध भी ना करें। संविधान निर्माताओं ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं की थी, जातिगत आधार पर आरक्षण था, हिंदू धर्म के अंदर आरक्षण था, उसके इतर धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान निर्माताओं ने नहीं किया था। हम उन चीजों का आपके विरोध करते हैं। आप कहते हो साहब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो अच्छी बात, हम उसका विरोध करें तो बुरी बात, ये नहीं चलेगा। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते, तुष्टिकरण और किसी का नहीं करते। देश संविधान से चलेगा रत्ना जी, देश शरीयत से नहीं चलेगा। साहबानों पकड़ पे आपने संविधान को किनारे लगा दिया, शरीयत हावी कर दिया आपके संविधान के ऊपर। इस तरह से देश हम नहीं चलने देंगे, देश ये संविधान से ही चलेगा। ठीक है विवेक जी, इसी पर हम पवन जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। पवन जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं, अभी इन्होंने कहा कि पहले बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं हुआ करते थे जवानों को, अब बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह भी इनके ही कारण जो है मुहैया करवाया गया। और बाकी इससे पहले क्या थी कंडीशंस, क्या हमारे जवानों के पास वेपन्स नहीं हुआ करते थे? क्या हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स अब आई हैं जब सत्ता में बीजेपी आई है? और जिस तरीके से ये बार बार कहते हैं कि ये अपने ही नैरेटिव सेट करते हैं और जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पवन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? भविष्य खराब हुआ उस पर बात करते ही बेरोजगार कर देते हैं। रिटायरमेंट कौन सी, 26 साल में कौन रिटायरमेंट होता है? ये ऐसी सरकार है जिनको उनका खुद का फ्यूचर नहीं पता है कि आगे करने में क्या है। जो आला कमान ने कह दिया, जो इनके साहब ने कह दिया कि ऐसा कर लो तो कर लेते हैं, और इनके साहब तो आजकल पता नहीं किस दुनिया में जा रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ इनको समझ नहीं पड़ रहा है। ठीक है पवन जी। तो विवेक जी, पवन जी ने ये बात कही है कि जी विवेक जी, ये नैरेटिव की बात बार बार कही जाती है कि अपने नैरेटिव सेट किए जाते हैं। आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन हार रहा है इसलिए वो बौखलाया है, लेकिन इंडिया गठबंधन कहता है कि बीजेपी बहुत ही बुरे तरीके से हार रही है इसलिए वो कुछ भी बोल रहा है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है उनके पास। और ये अग्निवीर योजना को लेकर के, जो अग्निवीर के बारे में कहा जाता है कि आप 26 के बाद कौन रिटायर होता है, तमाम तरीके का, जहां रोजगार नहीं है, एक तरीके से युवाओं को रोजगार नहीं है, पहली बात तो ये है। और आप कहते हैं कि आपने धरातल पे काम किया है, लेकिन अगर आप बाहर निकल के देखेंगे तो अगर किसी युवा से आप पूछते हैं तो कोई भी ऐसा युवा नहीं होगा जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को नहीं उठाए। तो आपके दावे से क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? देखिए रत्ना जी, मैंने कभी नहीं कहा कि बेरोजगारी समाप्त हो गई, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। लेकिन हाँ, हम भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलने वाले लोग हैं। आप देखिए किस तरह से कांग्रेस के सांसदों के यहाँ से, कांग्रेस के मंत्रियों के यहाँ से कहीं 350 करोड़ निकल रहा है, कहीं 35 करोड़ रुपया, 37 करोड़ रुपया निकल रहा है। तो बेशर्मी से कांग्रेस के लोग खींच निपोड़ते हैं। ये पैसे जनता से लूटे हुए पैसे हैं जो आज ईडी सीबीआई बरामद कर रही है। ये पैसे कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इनके घरों पर नहीं ले जाके रखे, ना ही कोई आरबीआई रख दिए। ये जनता से लूटे हुए पैसे हैं जो बरामदगी हो रही है। और उसके बावजूद ये कहते हैं साहब कि
भाजपा वाले कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये काम तो सामने दिख रहा है। और जो लोग कहते हैं साहब बेरोजगारी, हमने 41 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन दिया उद्यम लगाने के लिए। छोटा उद्यम, बड़ा उद्यम, मध्यम उद्यम, हर तरह के उसमें उद्यम लगाए गए। आप कहते हैं साहब बेरोजगारी है, फिर आप कहते हैं महंगाई है। जब आपकी हिमाचल में सरकार बनी तो हिमाचल की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के आधी रात पहले आपने स्टेट वैट बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल पे। एक बच्चा भी जानता है कि स्टेट वैट डीजल पेट्रोल बढ़ाने से महंगाई बढ़ती घटती नहीं है। और आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं। विजय चौक तक आप आए थे, ईडी सीबीआई का विरोध करते, वहां पे आपने बैनर बदल करके कहा कि नहीं हम महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में परिगमन कर रहे हैं। आप अग्निवीर योजना का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं 26 साल की उम्र में कोई रिटायर होता है। भैया 60 साल की उम्र में कोई फौज में नौकरी करता है क्या? 60 साल की बुड्ढों से फौज जाके लड़ेगी क्या दुश्मनों से? हम देश की तरवाई को, देश के युवकों को सेना में मौका दे रहे हैं। उसमें जो अच्छा सेवा करेगा वो आगे परमानेंट उसमें जाएगा, और थोड़ा कमतर होगा अर्धसैनिक बलों में जाएगा, उससे कमतर होगा प्रदेश के पुलिस में जाएगा, अन्य बलों में जाएगा, और कुछ नहीं करेगा तो कम से कम एक सम्भ्रांत नागरिक, एक सक्षम व्यक्तित्व निकल करके आएगा उस युवा का। कम से कम वो जहां भी रहेगा समाज में मजबूत स्तंभ रहेगा, और कुछ नहीं कुछ होगा तो कम से कम राष्ट्रभक्त तो रहेगा। हम उस देश की कल्पना कर रहे हैं, आप उस योजना को उपहास उड़ा रहे हैं, उसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। और यही बात, जिस युवा को भर्ती होना वो भर्ती हो रहा है, पैक स्टैंड होकर के निकल रहे हैं, छाती आपकी फट रही है कि देश को तरक्की कर रहा है। सत्यता यह है कि कांग्रेस को देश की तरक्की रास नहीं आती। ठीक है विवेक जी, तो ये बड़ा आरोप लगाया है कि जो इंडी गठबंधन है और कांग्रेस है, इनको देश की तरक्की रास नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इंडी गठबंधन बौखलाया है। हरिनारायण जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अग्निवीर को लेकर के बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और उसको लेकर के काफी कुछ विवेक जी ने समझा दिया है। जी हरिनारायण जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सुनाई दे रहा है? जी जी हेलो जी जी, आप अपनी बात रखें। ठीक है, हम पवन जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पवन जी, ठीक है, हम आप दोनों से बाद में जान लेंगे, लेकिन विवेक जी एक सवाल ये भी है कि विपक्ष की तरफ से ये एक आरोप लगा है कि अगर भाजपा फिर से आती है तो आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। विवेक जी, देखिए, ये तो विपक्ष का कुछ इस तरह का आरोप है कि विपक्ष जो खुद कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हम धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे, मुसलमानों को आरक्षण की बात कर रहा है। और ये आरक्षण किसका हक मार के दोगे भाई? दलितों का, ओबीसी का, आदिवासियों का हक मार करके आप आरक्षण दोगे? ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, इस पर हम आपसे जवाब ले लेंगे। विवेक जी एक मिनट, जी जी, हरिनारायण जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हरिनारायण जी, आपको हमारी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। हाँ, आवाज आ रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखें। हाँ देखिए मैम, ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, अब इनको कहा जाएगा कि अपने बच्चे को अग्निवीर में भेजिए, तो अग्निवीर में खुद नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भर्ती होती थी, सैकड़ों लोग दौड़ते थे, लेकिन सारे फील्ड में खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि एक विश्वास था, आशा थी, खत्म हो चुकी है जनता की और नौजवानों की। अब ये इनकी जनाधार खत्म हो रहा है, झूठ बोलने में माहिर है लोग। अब इतना झूठ बोलते हैं कि कहते हैं लोग कि मैंने गैस फ्री में दिया है, जबकि गैस को भी धीरे धीरे सब्सिडी का पैसा नहीं दिए, लौटाए और इंस्टॉलमेंट में पैसा ले ली जनता से। और देखिए, जो इनका जो सोच है इनकी, यह देश को बर्बाद करने वाली है। आज 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा देश को होगा, करे देश तरक्की कर रहा है। आप बताइए, जिस देश में कर्जा बढ़ जाएगा वो देश तरक्की माना जाता है? ये कौन सी मानसिकता इनके अंदर है? हाँ,
आजादी से 50 साल तक के बाद भी 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और इन्होंने क्या कर दिया है, 205 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है, और कह रहे हैं कि मैंने तरक्की किया है। हाँ? ये सब कर क्या रहे हैं लोग, खाली झूठ तो बोल रहे हैं, कुछ भी काम करना नहीं है, जनता को भटका रहे हैं लोग। जनता सब समझ चुकी है, इनके झूठ को समझ चुकी है। और देख लीजिए वहीं पर केजरीवाल जी महिलाओं के लिए फ्री शिक्षा दिया है, फ्री पानी दिया है, और महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री किया है, और 1.5 लाख रुपया कम से कम साल का दिल्ली वासियों का बच रहा है, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार कम दिया है, इस वजह से पैसा बच रहा है, और उसकी ख्याति पूरे देश में फैल रही है। पंजाब में मेरी सरकार है, वही काम कर रही है, दिल्ली में काम कर रही है। इस काम को देखते हुए घबरा गए हैं और हमारे नेताओं को जेल में डाल दिए हैं। अरे इस तरह से होता है क्या? ठीक है हरिनारायण जी, ठीक है हरिनारायण जी, इस पर हम जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, जिस तरीके से यूपी जो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, लेकिन यहाँ पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, दिल्ली और हरियाणा में भी गठबंधन हो चुका है, तो काफी कड़ी टक्कर मिलने वाली है आपको यहाँ पर। लेकिन आप लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि हो कुछ भी जाए जी, हो कुछ भी जाए लेकिन आएगी तो भाजपा ही। तो क्या ये जो गठबंधन है ये आपको इतना कमजोर दिखता है? विवेक जी देखिए रत्ना जी, गठबंधन जो है ये हवाई है, इसका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। 2 लड़कों की जोड़ी एक बार और मिली थी, जब अखिलेश यादव लखनऊ की सड़कों पर बिजली का तार पकड़ के घूम रहे थे, क्या परिणाम हुआ सबको मालूम है। युवा के साथ जुड़े थे तो भी 5 के 5 रह गए, बाकी हमने अपने प्रयास से 3 कर दिया। तो रही बात कि इन लोगों का जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता नहीं है, 2.5 सीट इनको समाजवादी पार्टी नहीं दे रही थी, बड़ा इधर उधर के दबाव में, मुस्लिम संगठनों के दबाव में इनको 17 सीट दिया है, वो भी जो ऐसी सीटें दिया है जिसको हारना इनका तय है। खाता नहीं खुलने जा रहा उत्तर प्रदेश से इनका, बातें बड़ी बड़ी करा लो इनसे, ये बताएंगे कि भाजपा हो रही है, एनडीए हो रहा है। अपना बताओ भाई, 1951 के बाद से सबसे कम सीटों पे कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है और भविष्यवाणी हमारे बारे में कर रही है, तो देख रही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो रत्ना जी, इस पे सिवाय हंसने के हम क्या जवाब दें इनको? इसीलिए हम लोग इनके गठबंधन को कोई गंभीरता से नहीं लेते जी। ठीक है विवेक जी, जी आपकी बात हमने सुनी। तो हरिनारायण जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? फील्ड में जा रहे हैं, जिलाध्यक्ष हैं लोग, और जब जनता के बीच जाने का पता चलता है कि गठबंधन कितना मजबूत है और सारे जनता एक साथ हो गई है। गठबंधन तो पहले भी हुआ था ना हरिनारायण जी, वही तो वो कह रहे कि पहले भी गठबंधन हुआ था लेकिन नतीजा सबके सामने है। इस बार भी गठबंधन हुआ है और नतीजों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा। डिफरेंस क्या, नतीजे वही होंगे, ऐसा उनका कहना है। पहले का गठबंधन और आज के गठबंधन जमीन और आसमान का है। आज के गठबंधन में 3 राष्ट्रीय पार्टियां एक साथ में है, कितने मुख्यमंत्री एक साथ में है, इनको पता नहीं है कि 3 राष्ट्रीय पार्टी एक साथ लग रही है तो इनका क्या हाल करेंगी। सीपीआईएम, भारतीय कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तीनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और समझिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री और समझिए कि 5 ऐसे मुख्यमंत्री हैं तो इसके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो पता नहीं है। और हेलो जी आवाज सुनाई दे रही है? जी ये इतना जबरदस्त गठबंधन है, ये कह रहे हैं कि गठबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन इनकी मिट्टी पलित करने जा रहा है, इनके पैर से जमीन खसक रही है। इस सारे चेहरा इनको देखिए ना, चेहरे पे सारे बड़े नेताओं का चेहरा की हवाइयां उड़ गई हैं, क्योंकि 4 चुनाव जो 4 मराला के जो चुनाव हुआ है उसमें साफ हो रहे हैं। पूर्वांचल में तो सब, हम तो फील्ड में जा रहे हैं मैडम, फील्ड की बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ रोज। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, 3 सांसद जिससे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं कि रमाशंकर विद्यार्थी जी हैं और अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं और सदा प्रसाद अहमद देवरिया के, ये तीनों सीटें बुरी तरह से भाजपा को हरा रहे हैं लोग।
इनको पता भी नहीं है, जाके पता करने सर्वे में देखे 4 तारीख को क्या हाल होगा, जमानत जब्त होने वाली इन लोगों की है। ठीक है देश की हरि जनता जाग चुकी है, इनके भुलावे में आने वाली नहीं है जनता। ठीक। जितना भी अब ड्रामा करने, इनके मिसाइल बिना धुआं की हो गई है, बिना बारूद की मिसाइल हो गई है। कोई कुछ कर रहे हैं, जनता वो हल्के में ले रही है, वो तो दिखते हैं। मतलब आग यही है। लगी है, बस धुआं नहीं दिख रहा है। ठीक है हरिनारायण जी। विवेक जी, आपकी हंसी क्या समझे इसका मतलब? इन्होंने अभी अपनी बातचीत में कहा कि हमारे गठबंधन में झारखंड के मुख्यमंत्री, फला जगह के मुख्यमंत्री, उन लोगों का एक भी वोट उत्तर प्रदेश में है क्या? टीएमसी ने कहा कि हम अपने दल अपने प्रदेश में तुमसे गठबंधन नहीं करते, दिल्ली में तुम्हारा मदद कर देंगे। अपने प्रदेश में तो इनको कोई घुसने नहीं दे रहा, तो दिल्ली में मदद का इनको सपना दिखा रहा है। इस गठबंधन का अस्तित्व क्या है रत्ना जी? ये तो समझने की बात है। जितने मुख्यमंत्रियों का नाम उन्होंने गिनाया, उसमें एक भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में एक वोट की भी किसी की मदद करने की स्थिति में है क्या? तो ऐसे ठगबंधन का, ऐसे हवाबाजी गठबंधन का जमीन पे कोई वजूद है क्या? मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, इन्होंने हमारा देखा देखी बना तो लिया, लेकिन कोई इसमें किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। हमारा जो गठबंधन है, हमने एक 11 के समीकरण बनाए हैं। उन जगहों पे हमारा गठबंधन जहां पे वो हमें मदद कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। इनका गठबंधन केवल नाम का है, कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। ये बार बार कहता हूं, बार बार ये लोग इसी तरह के अपना राग बजाते हैं। थोड़ी देर बाद अभी बीजेपी और मोदी जी को गाली देंगे, उसके बाद डिबेट से भाग जाएंगे, बताएंगे राष्ट्रीय पार्टी, 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अरे इसी राष्ट्रीय पार्टी को क्या करोगे भाई, जो अपनी राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री आवाज पीट रही है? कौन सा मैसेज दे रहे हो देश को? पर उन्हीं राज्यसभा सांसद ने विवेक जी ये भी बोल दिया है कि जो भी है ठीक है, अभी कई मुद्दे ऐसे हैं, देश में बहुत बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में मुद्दे कई हैं जिन पर बहस होनी चाहिए, आप उन पर बहस करिए ना। उन्होंने तो पहले इस पर पोस्ट करके अपनी बात रख दी है कि मेरा मुद्दा इतना अहम नहीं है, जो देश के लिए है जरूरी है, जो जनता के लिए जरूरी है, आप उन पर बहस करिए। जी और रत्ना जी, हम ये नहीं कहते कि हम उसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। हमने तो स्पष्ट कहा कि हमारी सारी बहनें माताएं, हमारी माताएं बहनें देश की, कहीं भी नारी रक्षा से खिलवाड़ होता तो हमें कष्ट है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली का मुख्यमंत्री निवास हो। हमने कोई सेलेक्टेड महिलाओं के लिए दुख नहीं व्यक्त किया है। हम तो कहते हैं भाई कि कहीं भी अगर उनके साथ अत्याचार होता है तो हम उस पर कष्ट है, उसके लिए शर्मिंदा है, उस पर हम कार्रवाई चाहते हैं और हमने की है। हम सेलेक्टेड दुख नहीं व्यक्त करते। विपक्ष की समस्या ये कि विपक्ष को मणिपुर की महिलाओं के साथ अफसोस है, संदेश खाली के लिए नहीं है। कर्नाटक में इनकी सरकार में आदिवासी महिला नंगी घुमाई जाए तो नहीं है। बिहार में महादलित महिला 1500 रुपए के लिए नंगी घुमाई जाए तो नहीं है। हाथरस की बेटी के लिए है। ये सेलेक्टेड दुख नहीं होना चाहिए। बहन बेटियां पूरे देश की है, सबकी है, हमारी आपकी सबकी है। ठीक है, हरिनारायण जी इसी पर कुछ कहना चाह रहे थे। हरिनारायण जी कहिए। मैं ये बता रहा हूँ, जी ये रेड्डी को बाहर जर्मनी भेज देते हैं। कई 100 महिलाओं के साथ वो दरिंदगी किया है, उसके साथ मोदी जी हाथ रख करके उसका वोट मांग रहे हैं। इतनी शर्म की बात, जबकि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिख के दिया था कि इस आदमी के साथ कुछ मत करिए, ये अपराधी के आदमी है और बलात्कारी है, तो फिर भी ये लोग उसके शरण देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की शरण स्थली बन चुकी है। चोर उचक्के जितने हैं बलात्कारी सब भाजपा में आके शामिल हो जाते हैं। एक मिनट विवेक जी, वॉशिंग मशीन में आ रही हूँ, साफ कर देते हैं। एक मिनट विवेक जी। हाँ जी हरिनारायण जी कंटिन्यू रखिए। हाँ कंटिन्यू ये कह रहा हूँ कि इनके जो वॉशिंग मशीन है, इसमें जितने देश भर के अपराधी, गुंडे, मवाली, चोर उचक्के अपराधी सब इसी में शामिल हो गए हैं। हम लोग को अब ढूंढना नहीं पड़ेगा इन लोग को। अब सरकार बदलने दीजिए, सारे चोर उचक्के को जेल में डाला जाएगा। इनको सेंगर जैसे आदमी को खुला छोटे सांड की तरह छोड़े हैं और जेल नहीं भेजे हैं। और ब्रिजभूषण को देख लीजिए क्या हाल कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो हमारे देश की झंडा ऊंचा किए थी उनको घिरा के मरवाए सब। और ये लोग बात करेंगे महिलाओं की, इनको तो शर्म आनी चाहिए। महिला को तो बात ही नहीं करना चाहिए, महिला की सुरक्षा की बात करना नहीं चाहिए। ठीक है ये लोग
ऐसे किया जा सकता है। ठीक है हरिनारायण जी। ठीक है विवेक जी, आपने महिला सुरक्षा को लेकर के बात शुरू की थी, लेकिन उसी महिला सुरक्षा को लेकर के एक बार फिर से बृजभूषण शरद सिंह के मामले को उछाला गया। जी रत्ना जी, जब तक तथ्यात्मक जानकारी ना हो व्यक्ति को प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि सेंगर खुलेआम घूम रहा है, सेंगर जेल में बंद है, सेंगर जेल में बंद है, पर तथ्यात्मक रूप से इनको सभी जानकारी रख लेनी चाहिए। इन्होंने कहा रेड्डी ने रेवन्ना की बात कर रहे थे और नाम रेड्डी बता रहे थे। रेवन्ना हमारे पार्टी के पदाधिकारी नहीं थे, गठबंधन के चुनाव लड़े थे और कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में। लॉ एंड ऑर्डर कंप्लेनेंट पे कार्रवाई करना स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। अगर आपके पास ईडी की जानकारी थी तो 2 महीने कांग्रेस की गवर्नमेंट क्या खाक खान रही थी? और अगर आपने नेशनल बॉडी को नहीं इत्तला किया और वो भाग रहा है विदेश, तो ये सूचना देना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। भारत सरकार को सपने नहीं आती। जब तक स्टेट गवर्नमेंट किसी अपराधी के बारे में रेड कार्नर नोटिस नहीं जारी करेगी, उसको कोई एयरपोर्ट पे बैठने से रोक नहीं सकता। तो ये कांग्रेस वाले अपनी असफलताएं, अपनी विफलताएं हमारे सर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्होंने पहलवान बेटियों का मुद्दा उठाया। पहलवान बेटियों ने जब इस विषय पर प्रतिवाद किया, भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए देश के खेल मंत्री ने रात में 3-3 बजे तक उनके साथ बैठ के हाई लेवल कमेटी बनाई पीटी उषा जी के नेतृत्व में। पीटी उषा कोई देश के लिए छोटा मोटा नाम नहीं है रत्ना जी। और उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट से उस आने से पहले वो लोग फिर धरने पे बैठ गए। धरने पे बैठे, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब एक कमेटी हाई लेवल की बनी हुई है तो उस दौरान उस पर कोई कार्रवाई बीच में नहीं कर सकती प्रशासन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा ठीक है मुकदमा लिखवा देते, मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद मामला जुडिशियल हो जाता है। जुडिशियल प्रोसेस में न सरकार कोई दखल दे सकती है, न किसी को इसी दखल की अपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के बरगलाने में वो बेटियां धरना प्रदर्शन करती रही। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको उस पर डांट लगाई, अब आपका काम हो गया आप जाएं, लेकिन इसके बावजूद धरना करते रहे। ये प्रोसेस नहीं है देश की न्यायपालिका का। मुकदमा लिखने के बाद अदालत और विवेचक का विषय हो जाता है। विवेचक ने विवेचना की, अदालत ने उस पर अभी 4 दिन पहले अभियोग चार्ज फ्रेम किया है। अब ये अदालत का काम है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी ऐसे आरोपी के पीछे ईडी सीबीआई के दफ्तर नहीं जाता। ये चरित्र कांग्रेस के लोगों को मुबारक हो, ये आम आदमी पार्टी के लोगों को मुबारक हो जो चोरों के साथ ईडी सीबीआई के दफ्तर जाते हैं। ठीक है, हम आरोपियों के साथ नहीं खड़े होते। ठीक है विवेक जी। ठीक है हरिनारायण जी, इसी पर एक आखिरी बार प्रतिक्रिया आपसे लेते हुए जी। इनको पता होना चाहिए 354 का जब धारा लगता है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा जाता है, पता होना चाहिए। लेकिन बृजभूषण गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी, आप बता सकते हैं इस पर? आपको अभी 354 धारा लग जाएगा तो तुरंत आपको गिरफ्तार करके पुलिस घर पहुंच जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा। तो इतना दबंग आदमी है, उससे डरते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी का उसके लड़के लोग बना दिए, मत करिए। का चार्ज चलते रह रहा है, जानते हैं अपराध सिद्ध हो गया है, साबित हो गया है, भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये अपना अभी भैया उसी के साथ खड़े करते हैं, अपराधियों के साथ खड़ा होते हैं लोग, पता नहीं क्या उनकी मजबूरी होती है। चोर उचक्कों के साथ खड़ा होते हैं बचाने के लिए, ट्रेनर के साथ खड़ा हो जाएंगे, हाथ में अपनी जो घटना होती है वो ठाकुरों के साथ खड़े हो जाएंगे, वो गरीब दल के साथ खड़ा होते हैं। पता नहीं झूठ बोलने की माहिर है लोग। कोर्ट में एफआईआर, कोर्ट के सामने कांग्रेस के सांसद और राज्यसभा सांसद मुख्यमंत्री आवास में जहाँ पीटी जा रही, वहां आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का आवास है। जी हेलो जी हरिनारायण। हाँ जी देखिए, ये हम लोग का इसका मैं खंडन कर चुका हूँ। महिलाओं को कहीं भी अत्याचार होगा उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ, चाहे जो भी हो, हमारे पार्टी का किसी पार्टी का, तो जो भी गलत होगा उसको हम उसको साथ नहीं देने वाले हैं। हाँ, वह केजरीवाल जी का और ऊपर का विषय है, वो अपना समझ रहे हैं लोग क्या मामला है, उसकी टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग अब जो भाषण देते हैं ना, जो है धर्म की बात करता है, बात की बात करता है। जी ठीक है जी विवेक जी। देश की जनता उठ चुकी है,
और जो जलन है ना हृदय में और दर्द है वो अभी 1 तारीख को डब्बे में बंद होगा और ये बुरी तरह हारेंगे, देख लीजिएगा। अरे सिकरमबाजी करते हैं लोग, खाली अनावश्यक इधर उधर लटकाना, झटकाना, भटकाना, यही तो काम इनका लगा हुआ है। नारायण जी, ठीक है। इनके फेवर में आने वाली नहीं, इनके फेवर में आने वाली नहीं है। अब दुनिया उड़ चुकी है, चुप गए, अब समझ में आ जाएंगे इनको 4 तारीख को। ठीक है हरिनारायण जी। विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपना पक्ष रख दीजिए। देखिए रत्ना जी, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनका आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला केजरीवाल जी उस पर करेंगे, सांसद घर में पीटी जा रही है, उनका पुलिस पीट रहा है, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रही है, इसमें उनके करने के लिए क्या बचा है? इस तरह से कह करके जो लोग अपना प्राण बचाना चाह रहे हैं, फिर इनके ऊपर आरोप है कि इनको सेलेक्टेड महिलाओं के लिए दर्द होता है, ये ठीक नहीं। महिला है, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे बड़ीपुर की हो, चाहे संदेश खाली की हो, चाहे कर्नाटक की आदिवासी महिला हो, चाहे बिहार की महादलित हो, आपको दर्द सबके लिए होना चाहिए। ये सेलेक्टेड दर्द ठीक नहीं है। हमारा यही आरोप है लोगों के ऊपर, इनको सेलेक्टेड जगह पीड़ा होती है और जगह पीड़ा और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है, भाजपा ये हो रही है, अरे भैया पहले तुम अपना गिरेबान देख लो, तुम लड़ कितनी सीटों पे रहे हो? 2.5 में तुम्हारी सीटें आने नहीं जा रही है। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में तुम 3 अंकों में चुनाव नहीं लड़ रहे हो। पूरे देश में तुम्हारी स्थिति यह है, अगर समाजवादी पार्टी तो 3 अंकों तुम्हारा चुनाव नहीं हो रहा, आम आदमी पार्टी 3 अंकों में सीट में नहीं लड़ रही है, कांग्रेस आजादी के बाद अब तक सबसे कम सीटों में चुनाव लड़ रही है, और बात कर रहे हो भाजपा की, जो देश में दुनिया का सबसे बड़ा दल है। भैया अपने गिरेबान में झांको, अपनी व्यवस्था बनाओ कि पास से जाने की नौबत ना आवे, लोकसभा 1 सीट मिल जाए, नहीं दर्शक दीर्घम नजर आओगे, उसकी चिंता करो मेरे भाई। ठीक है विवेक। अब की वोट पड़ रहा है, संविधान बचाने के लिए जनता वोट डाल रही है, देश बचाने के लिए जनता वोट डाल रही है, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता वोट डाल रही है। ये किसी मुद्दे को नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो मुद्दा प्रचंड है ही है, लेकिन वोट पड़ रहा है देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। हाथों में सुरक्षित है, उसी सुरक्षित हाथों में मजबूती से देश आगे बढ़ रहा है और जनता उसी पे मोहर लगा रही है, परेशान नहीं हुई। ठीक है 4 जून को नतीजे का हम सबको इंतजार है। ठीक है। मुद्दे की चर्चा में आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों पैनलिस्ट का। तो जैसा कि आपने देखा कि 4 फेजों के चुनाव हो चुके हैं और अब अगला चुनाव 20 मई को होना है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने दावे खेल रहे हैं, जनता को रुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं बता दें कि बार बार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा ये कहती है कि ना तो वो आरक्षण खत्म करेगी और ना ही ये जो धर्म के नाम पे आरक्षण बंटने की बात कही जा रही, ना ये होने वाला है। जो लोकतंत्र है वो खत्म नहीं होगा, ये जो तानाशाह है इसको वो सिरे से नकार रही है। वहीं बता दें कि आरक्षण वाली बात को लेकर के सोशल मीडिया पर भी अब इसके कयास लगाए जा रहे हैं और इस बार अमित शाह ने भी ये बिल्कुल साफ कहा है कि उनकी तरफ से ये पूरी तरीके से क्लियर है कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक SC, ST और OBC आरक्षण को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST और OBC आरक्षण का कोई समर्थक ही नहीं है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि इस देश को फिर कभी नहीं बांटा जा सकता। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने भी कहा था कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देना चाहिए, यह अमित शाह ने कहा था। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से दूरी तक बना ली थी। देश की जनता को कांग्रेस के एजेंडे के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई कहता है कि दक्षिण एक अलग देश है तो यह बेहद आपत्तिजनक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा दक्षिण के 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए KKD न्यूज।